अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह से किसी वेरिएबल को या किसी अरे को एज अ डायनामिक मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर सकते हैं, उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन और बाद में जितनी भी वीडियोस वगैरह को यूज़ करना, वो तमाम चीज़ें जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर की थी। तो अपनी लास्ट वीडियो से पहले और ये चंद वीडियो से मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, यानी मैंने कहा था कि हम जब डायनामिक मेमोरी को यूज़ करेंगे तो वो हमारा कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बेस बनेगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है डीप कॉपी और शैलो कॉपी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जब मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में आपको बताया था तो उस वक्त मैंने ये बात की थी कि जब हमारे पास एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम क्यों एक दूसरा यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है उसे बनाकर यूज कर सकते हैं। तो उसका मकसद जो है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डीप कॉपी की। तो जब हम किसी यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं, सेम क्लास के एक ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिकल कॉपी जो उसे क्रिएट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीप कॉपी। और उसके अलावा जब हम शैलो कॉपी की बात करते हैं तो जब मैं एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता हूं तो उस चीज को कहते हैं शैलो कॉपी। तो इनका जो डिफरेंस है, आपको ये जो बात मैंने अभी आपसे की है इसको आपको याद रखना है कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी के दरमियान में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। तो जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं तो वो हम सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम किसी वेरिएबल को डायनामिकली एलोकेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएं जिसके अंदर उसे यूज किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जब आप इसके दरमियान में डिफरेंस को मालूम करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको डायनामिक मेमोरी को ही यूज करना पड़ेगा। एटलीस्ट कोई एक वेरिएबल इस तरह का होना चाहिए उस क्लास के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसे हम डायनामिकली जिसे हमने एलोकेट किया हुआ हो। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं अब चलता हूँ VS कोड के अंदर। तो चूंकि हमारी ये 33rd वीडियो है तो मैं इसके अंदर जो है बॉयलरप्लेट कोड लगाऊंगा और अपनी वीडियो को जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक इस तरह की क्लास बनानी है जिसके अंदर हमने डायनामिकली कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया हो। अगर मैं सिंपल किसी वेरिएबल को यूज करते हुए इस चीज को मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा तो वो आपको जो इसकी फर्क है वो डीप कॉपी और शैलो कॉपी का जो है वो नजर नहीं आएगा। इस वजह से मैं डायनामिक मेमोरी को ही यूज करूंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लास बनानी थी तो मैं एक इस तरह की क्लास बनाऊंगा जिसका नाम है बॉक्स और उसके अंदर प्राइवेटली जो है मैंने यहाँ पर इंट बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, एक लेंथ हो सकती है और एक हो सकती है विड्थ। तो लेंथ और विड्थ के लिए मुझे जो है दो वेरिएबल्स जो है वेरिएबल्स क्योंकि मुझे डायनामिक चाहिए इसी वजह से मैं यहाँ पर लेंथ और विड्थ के दो जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उन्हें बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर्स नहीं बल्कि मुझे पॉइंटर्स जो हैं वो यूज करना पड़ेंगे। तो लेंथ और विड्थ नाम से मैंने दो यहाँ पर पॉइंटर्स जो हैं वो बना दिए। अब इन पॉइंटर्स का नाम कुछ भी हो सकता था, मैंने लेंथ और विड्थ यहाँ पर रखा है। आप इसको PTR वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है कि मैं अब कंस्ट्रक्टर्स को यूज करते हुए ही इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करूंगा। तो यहाँ पर चूंकि एक जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं तो उस सूरत में मुझे एक एम्प्टी ही सही लेकिन एक जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर एक हमारा एक जो कंस्ट्रक्टर होता है इसे यहाँ पर एम्प्टी ही मैं यहाँ पर जो है डिफाइन कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक पैरामीटराइज्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा। तो पहले जो है मैं आपको शैलो कॉपी करके दिखाऊंगा और बाद में डीप कॉपी की तरफ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज जो है वो दोनों वैल्यूज इंटीजर है तो मुझे उस सूरत में यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर दो जो है यहाँ पर वैल्यूज वो इंटीजर डेटा टाइप की ही देनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूंगा कि जब मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर पैरामीटर के अंदर दो वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा। तो लेंथ जो है यहाँ पर वेरिएबल की जो लेंथ है यानी वैल्यू एट लेंथ, तो इस पॉइंटर के अंदर मुझे यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा कि इस पॉइंटर को यहाँ से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो पॉइंटर बेसिकली क्या करेगा, लेंथ इज इक्वल टू न्यू इंट। तो इस तरह से मैंने पहले एक मेरी पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद मुझे दूसरे पॉइंटर को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा न्यू इंट। तो इस तरह से मैं दो जो है डायनामिकली ये मेमोरी लोकेशन जो है उन्हें ये पॉइंटर्स पॉइंट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, वैल्यू ऑफ इंटीजर कैन नॉट बी असाइन्ड टू एन एंटिटी ऑफ टाइप इंट। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि चूंकि मैंने यहाँ पर मुझे वैल्यू नहीं बल्कि यहाँ पर जो है इन पॉइंटर्स को चूंकि यहाँ से डिफाइन करना था तो मुझे इस तरह से इनकी जो डायनामिक एलोकेशंस है मैंने यहाँ पर कर दी। तो ये जो हमारे पॉइंटर्स थे ये पॉइंट करना शुरू हो गए हैं कुछ ऐसी मेमोरी लोकेशंस को जो कि मैंने डायनामिकली यहाँ पर डिफाइन किया है। तो अब मुझे क्या करना है कि इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज में किस तरह से करूंगा कि जो वैल्यूज मैं यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर प्रोवाइड करूंगा ये उनके साथ इनिशियलाइज कर दी जाएंगी। यानी पहली जो मैंने वैल्यू दी वो हो जाएगी लेंथ और जो दूसरी वैल्यू थी वो हो जाएगी विड्थ उस हमारे बॉक्स की।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विड्थ इज इक्वल टू w। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उन्हें इनिशियलाइज किया जाएगा। तो अब सबसे पहले शैलो कॉपी की बात करते हैं। तो शैलो कॉपी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे बॉक्स का एक जो है वो कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ जो है वो वैल्यूज़ जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं 5 और यहाँ पर 7 जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो इनको शो करने के लिए भी मुझे एक चीज़ यहाँ पर बनानी पड़ेगी, कोई इस तरह का फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ कि वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ। तो क्या करेगा, सी आउट करेगा लेंथ को यहाँ पर जब मुझे करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर वैल्यू एट लेंथ यानी पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करूँगा। क्योंकि मुझे बेसिकली शैलो कॉपी डीप कॉपी को समझाने के लिए आपको इसी जो कॉन्सेप्ट है इसी की ज़रूरत थी, यानी कि मुझे जो वैल्यूज़ थी उन्हें आउटपुट करना था। इस वजह से मैं इस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया कि अब यहाँ पर मेरे पास एक इस तरह का फंक्शन भी बन चुका है जो कि हमारी वैल्यूज़ को आउटपुट करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए इस तरह से मैं एक फंक्शन जो है उसे डिफाइन कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा कि बॉक्स B1 उसको एक मैंने बना दिया, तो एक नया जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर यानी डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए यानी कि शैलो कॉपी को यूज़ करते हुए मुझे एक नया जो ऑब्जेक्ट है उसे क्रिएट करना। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, वो तमाम वैल्यूज़ जो B1 यानी पहले ऑब्जेक्ट के अंदर थी वो B2 के अंदर जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो अब मुझे क्या करना है, जब मैंने एक नया ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट कर दिया तो जब मैं इसे डिस्प्ले करूंगा तो जो जो वैल्यूज़ मैं इस B1 के अंदर प्रोवाइड कर चुका था वो तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी और तमाम जो है वो एक एक करके हमें डिस्प्ले कर दी जाएंगी। मैं यहाँ पर कुछ और प्रॉम्प्ट्स भी दूंगा, यानी वैल्यूज़ ऑफ B1, ताकि जो हमारा डिफरेंस है इन चीज़ों का यानी वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो हमें क्लियर रहे। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद चूँकि दोबारा फिर से मैं B2 को डिस्प्ले कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इसे एडिट करके B2 भी करना पड़ेगा। तो जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको समझ आएगी कि जो भी मैंने यहाँ पर कॉपी वगैरह की थी वो बिल्कुल उसी तरह से यानी वैल्यूज़ ऑफ B1 और वैल्यूज़ ऑफ B2 आपको यहाँ पर दिखा दी जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, जब मैं शैलो कॉपी को आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ तो बेसिकली शैलो कॉपी में होता क्या है। शैलो कॉपी यानी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए जब हम किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी करते हैं तो मसला ये आता है कि मैं जब ये B2 की डिस्प्ले तो मैंने कर दिया, अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि एक पैरामीटराइज्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए यानी यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को एडिट कर लूँ। क्या ख्याल है आपके, ऐसा मैं कर सकता हूँ ना। तो 7 की जगह मैं 9 और 4 को यूज़ करते हुए अगर इस तरह से इसे पैरामीटराइज्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर को एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए इसे इस तरह से एडिट करूँ, कॉल ऑब्जेक्ट क्लास विदाउट अप्रोप्रिएट ऑपरेटर, तो यहाँ पर जो है मुझे कोई इस तरह का फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, वॉइड अपडेट नाम का एक फंक्शन जो है उसे यहाँ पर डिफाइन करता हूँ जिसकी मदद से मैं इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट कर सकूं। तो इस तरह से, क्योंकि मुझे वहाँ पर कंस्ट्रक्टर को मैं यूज़ नहीं कर सकता, कंस्ट्रक्टर उसी वक्त यूज़ होता है जब हम ऑटोमेटिकली किसी फंक्शन को जो है वो डिफाइन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को दोबारा फिर से क्रिएट करता है तो सूरत में हमारा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। इस वजह से मुझे यहाँ पर एक इस तरह से एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं उस वैल्यूज़ को अपडेट कर सकूँ। यानी कि मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मैं, जाहिर सी बात है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें भी हमें अपडेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को हमें अपडेट ना करना पड़े। तो जब मैं एक वैल्यू को अपडेट करूँगा, यहाँ पर शायद कोई एरर आ रहा है, UW अनडिफाइंड, तो यहाँ पर जो है मुझे इंटीजर ही लिखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि जब मैं इस फंक्शन को यूज़ करते हुए B2 जो मैंने दोबारा फिर से ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करूँगा, तो पहले हमारी जो वैल्यूज़ थी वो थी 5 7, तो यहाँ पर मैं 88 और 99 ये दो वैल्यूज़ जो है यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि B2 डॉट डिस्प्ले दोबारा फिर से इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ, उसके बाद B1 डॉट डिस्प्ले, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं दोबारा से डिस्प्ले करूँगा। अब जब मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ जो है उनको अपडेट किया तो मसला क्या होगा कि जो B1 यानी पहला हमारा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज कर दी जाएंगी। यानी मैंने चेंज एक के अंदर किया लेकिन जो चेंजेस हैं वो दोनों के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन और ये चीज़ जो है मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा, मैं इसको आपको एक मरतबा इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो जो वैल्यूज़ ऑफ B2 हैं उसको चेंज करने के बाद यानी सबसे पहले तो होगी वैल्यूज़ ऑफ B1,
जो एक उसकी इनिशियल वैल्यूज थी। जब उसको कॉपी किया गया तो वो वैल्यूज जो हैं वो कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से जब मैंने एक B2 को ऑब्जेक्ट बनाया तो वैल्यूज 5 और 7 आ गई। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने एक ऑब्जेक्ट यानी दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट, तो फिलहाल तो मैंने B2 की वैल्यूज को अपडेट किया है, तो इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यहाँ पर अपडेट किया तो होना तो ये चाहिए था कि जब मैंने इसे डिस्प्ले किया तो सिर्फ उसी की वैल्यूज जो है वो अपडेट की जाती, दूसरे की वैल्यूज जो है वो एज इट इज रहती। लेकिन शैलो कॉपी की प्रॉब्लम यही होती है कि जब मैं उनमें से किसी भी एक की वैल्यू को अपडेट करता हूँ तो दूसरे की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने B2 और B1 दोनों की वैल्यूज को डिस्प्ले किया तो उनकी वैल्यूज जो है वो अपडेट हो चुकी थी। हालांकि मैंने जो अपडेशन थी उसका प्रोसेस जो है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किया था और वो था B2 ऑब्जेक्ट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका जो तरीका है वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, तो वो मैं इसको ज़रा से दोबारा से इसको डिफाइन करके रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है उसे डिफाइन करता हूँ। तो जब भी हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना है तो उस सूरत में भी मुझे ये जो प्रोसेस है यानी यहाँ पर एक एलोकेशन, किसी भी एक डायनामिक मेमोरी की एलोकेशन, वो वाला काम भी यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो मुझे क्या करना होगा कि वैल्यू एट लेंथ यानी इस पॉइंटर के ऊपर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू वैल्यू एट अदर डॉट लेंथ। तो जो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर के तौर पर जो प्रोवाइड किया था यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू के बराबर हमारी जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा था उसकी वैल्यू जो है वो हो जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, विड्थ इज इक्वल टू वैल्यू एट अदर डॉट विड्थ। आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछें, मैं आपको तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ वहीं पर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे जो है वो सॉल्व कर दूंगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर चूंकि मैं डीप कॉपी को यूज़ करना चाहता था, अब जब मैंने यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये इस चीज़ को मैंशन भी कर देता हूँ कि जब मैंने यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर लिख दिया तो उस रूप में क्या होगा, डीप कॉपी वाला जो प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलेगा। तो अब क्या होगा कि जब मैं इसे यहाँ पर रन करूंगा तो जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर अपडेट की थी, सिर्फ B2 अगर मैंने यहाँ पर अपडेट किया तो B2 की वैल्यूज ही यहाँ पर जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो वो अपडेटेड होगी और जो B1 की वैल्यूज है वो एज इट इज ही रहेगी। तो मुझे ये जो प्रॉब्लम थी वो दोबारा से फेस करना नहीं पड़ेगी कि मैं एक के अंदर अगर एक अपडेशन करता था तो उस रूप में दूसरे की वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती थी। वो जो प्रॉब्लम है यहाँ से आपके लिए एलिमिनेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने B2 की वैल्यूज को यहाँ पर डिस्प्ले किया तो वो तो चेंज हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने B1 की वैल्यूज को दोबारा से डिस्प्ले किया तो वो एज इट इज रही जो कि यहाँ पर पहले से मौजूद थी। आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब मैं इस चीज को दोबारा फिर से एक मरतबा आपके लिए समराइज करता हूं कि जब मैं शैलो कॉपी को यूज करते हुए यानी एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी कॉपी बनाता हूं तो जब मैं बाद में उनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को अपडेट करूंगा तो वो जो वैल्यू है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर अपडेट कर दी जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे एलिमिनेट करने के लिए मुझे एक यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना पड़ता है। तो उस सूरत में जब मैं किसी भी चीज किसी भी वैल्यू को फिर अपडेट करूंगा यानी कॉपीड जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनमें से किसी भी वैल्यू को अपडेट करूंगा तो वो वैल्यू जो है सिर्फ उसी के अंदर अपडेट होगी, दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से यानी जो उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट था उसके अंदर या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर वो जो कॉपी है उसकी अपडेशन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ से जो हमारी डायग्राम थी आपको उसकी मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली शैलो कॉपी और डीप कॉपी किस तरह से काम करते हैं। जब शैलो कॉपी को यूज करते हुए मैं एक नए ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता हूँ तो जो दोनों वैल्यूज थी यानी क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही हो रही है हमारे कॉपीड ऑब्जेक्ट में और उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट में, तो जो दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं जो डायनामिकली हमने वहां पर डिक्लेयर किए थे वो सिर्फ एक ही पॉइंटर की एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि जब मैं फिर यहाँ से किसी भी एक वैल्यू को यानी पॉइंट P को यूज करते हुए अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को अपडेट करूंगा तो जो Q भी क्योंकि यहाँ यही इसी वैल्यू को इसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। लेकिन जब मैं डीप कॉपी को यूज करते हुए एक नए ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता हूँ तो उस सूरत में हमारे जो डायनामिक मेमोरी लोकेशंस हैं वो अलग-अलग हो जाती है। यानी उसके जब मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसके लिए एक नई मेमोरी लोकेशन जो है वहां पर डिक्लेयर की जाती है। तो सूरत में जब इनमें से किसी भी वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ तो दूसरी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो आई होप कि आपको ये चीज जो है बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उस चीज़ का जवाब जो है वो जरूर दूंगा। अगर आपको कोई जब वीडियोस जो है वो लेट हो जाए तो आप कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं
अपनी जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर टाइम पर लेकर आऊं। ये जो वीडियो है ये कुछ दिन बाद मैंने पोस्ट किया है, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अभी भी अगर आपने इस वीडियो की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जल्दी से जल्दी वीडियोस को एक्सेस करें ताकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो सके। अपने सजेशंस वगैरह जो है वो कमेंट्स के अंदर पोस्ट किया करें, कम्युनिटी की तरह इंटरेक्ट किया करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो जो है हम एक कम्युनिटी के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आई होप कि आप इस वीडियो की जो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा आप उस प्ले लिस्ट को एक्सेस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।